हाँ देखिए, अब तक आप लोगों को बताया गया उपलब्धता, क्षार धातुओं की उपलब्धता, क्षार धातुएं कहाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्षार धातुओं का निष्कर्षण। ठीक, तो क्षार धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलाई मेटल्स। ये अत्यधिक सक्रिय और प्रबल अपचायक धातुएं हैं। क्या होते हैं ये? अत्यधिक सक्रिय और प्रबल अपचायक धातुएं होती हैं। अतः साधारण अपचायकों के द्वारा इनके ऑक्साइडों और अन्य यौगिकों का स्वतंत्र धातु में अपचयन नहीं किया जा सकता। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका जो स्थान होता है वो क्या होता है? देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये इनके अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव के कारण सबसे ऊंचा होता है। अतः क्या होता है, जो धातुएं होती हैं इनके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे MCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है और एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, कैथोड पर प्राप्त यम धातु, ठीक है, यानी मेटल धातु जो होता है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, यम में MOH, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेती है। क्षार धातु केवल अपने पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इस स्थिति में कैथोड पर धातु निर्मुक्त होती है। कहने का ये अर्थ हुआ कि जब मेटल क्लोराइड का हम किसके साथ अपक्रिया कराते हैं, वाटर के साथ, यानी पानी के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, क्लोराइड वहाँ से हट जाता है और OH लग जाता है और पानी का जो H होता है वो Cl के साथ निकल जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद फिर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ एल्कलाई मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के प्रथम वर्ग में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर जो 6 तत्व और होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सभी क्या हैं, धातु हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या हैं, धातुएं हैं। ठीक, इनमें से फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। फ्रेंसियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, जो अल्फा बीटा गामा रेज यानी किरण उत्पन्न करते हैं, उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। इन धातुओं को क्षार धातुएं कहते हैं। जो अब ये सभी धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी क्षार धातुएं हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर शीघ्रता से हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अगर ये इनको जल में घोल दिया जाए तो शीघ्रता से क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा अगर लिथियम के साथ होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और सीजियम भी हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक, जबकि फ्रेंसियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ ही दीजिए। ठीक, जिनकी प्रकृति यह प्रबल क्षारीय होती है, इन्हीं के कारण क्या होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो प्रबल क्षारीय होती है। अब देखिए क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ग के हैं। देखिए प्रथम वर्ग में इसमें देखिए ये वर्ग आवर्त इसमें लिख देना, और प्रथम वर्ग में तो यहाँ देखो प्रथम ये पहले आवर्त में आप जानते हो हाइड्रोजन होता है, दूसरे में देखो लिथियम होता है, तीसरे में देखो फिर यहाँ सोडियम होता है, चौथे में पोटेशियम होता है, पाँचवें में रुबिडियम, छठवें में देखो सीजियम और सातवें में फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम जो होता है वो ही रेडियो एक्टिव होता है। आगे देखिए फिर क्या होता है इसमें, आगे देखिए क्या होता है, आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की स्थिति उपर्युक्त सारणी में प्रदर्शित की गई है। जो भी आपको सारणी दिखाई गई इसमें सभी क्षार धातुएं होती हैं। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समरूप है। जो भी क्या होते हैं, जो भी तत्व होते हैं इसमें, उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो समरूप होते हैं, एक समान होते हैं। अतः इनके अधिकांश गुणों में समानताएं पाई जाएगी। ठीक, यही कारण है कि इन तत्वों को आवर्त सारणी के समान वर्ग में स्थान दिया गया है। वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, क्रमिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि परमाणु आकार और परमाणु द्रव्यमान में क्रमिक वृद्धि भी होती है, इसी के कारण। फिर आगे देखिए, क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण आवर्त सारणी में उनकी स्थिति की पुष्टि करते हैं। इन्हीं लक्षणों
का हम संक्षिप्त वर्णन आगे इसमें दिया गया है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे देखिए इसमें क्या होता है, क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण। ठीक है, तो क्षार धातुओं के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, उनको देखिए। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले अभी बताया गया ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग सभी के एग्जैक्ट समान होते हैं और सभी में सिमिलरिटीज होती है, सभी में गुण मिलते जुलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो क्षार धातुएं हैं, सबसे पहले देखिए इसमें क्षार धातुएं, इनमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर लिथियम है, इसका 3 होता है परमाणु क्रमांक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 हो जाता है। तो देखो 2 ये और 1 ये, तो टोटल कितने, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यही 3 होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे हीलियम जो होता है उसका क्या होता है, हीलियम का 1s2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2s1 आ रहा है। हीलियम का कीजिए, उसके बाद 2s1 आ रहा है, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आ रहा है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन जो इसका होता है वो किसी को देना चाहता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये धातुएं होते हैं। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सोडियम होता है, सोडियम का देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो यहाँ पे देखो 3s1 लास्ट में आ रहा है। ठीक, इसमें 2s1 आ रहा है, तो इसमें 3s1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हीलियम क्या है, यहाँ पर इनर्ट गैस है, यहाँ पर नियॉन इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस के बाद ही वो आते हैं क्षार धातुएं, आपको पता होगा। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम का देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 4s1 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 4s1 है, क्या है, 4s1 है। आर्गन के बाद देखो 4s1 आ रहा है। फिर रुबीडियम में देखिए, तो रुबीडियम का 37 होता है, इसका देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 5s1, तो इसके लास्ट कोर्स में 5s1 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्रिप्टॉन आ रहा है, इनर्ट गैस क्या आ रहा है, क्रिप्टॉन आ रहा है, और क्रिप्टॉन के बाद फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 5s1 आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, आगे इसमें ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है। अब इसके बाद फिर सीजियम है, क्या है, सीजियम, तो सीजियम में देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 5s2 5p6 6s1, तो यहाँ पे 6s1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6s1 आ रहा है, और इनर्ट गैस यानी जो है आपका जेनॉन है। और फिर फ्रेंसियम जो है इसका 87 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p6 7s1, तो यहाँ पे देखो 6s1 आ रहा था, यहाँ पर 7s1 आ रहा है, यहाँ पर 7s1, और उसके पहले देखिए क्या है, इनर्ट गैस है, क्या है, उसके पहले इनर्ट गैस है। ठीक है, तो अब इससे यह पता चलता है कि उपर्युक्त विन्यासों से स्पष्ट होता है कि तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और जो बाह्यतम कोष से पहले जो का कोष होता है उसका 8 इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होता है, और वो क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, केवल लिथियम को छोड़कर, केवल इसमें लिथियम को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या होते हैं, उसके पहले वाले जो होते हैं उनका पूरा कोष भरा रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं। ठीक है, और इनर्ट गैस के रूप में वो रहते हैं। उसके बाद फिर जो अगला कोष होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इसका बाह्यतम कोष में होता है, इससे यह कन्फर्म होता है। तो चलिए, अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछिएगा। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं बड़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा किसी भी वीडियो का। धन्यवाद।